अचानक लरसा करती आवाज सुनाई दी। मैं उस्ताद की रूह हूँ, मैं किसी तरह भी घर वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं हर हाल में अपना बदला लेकर रहूंगा। मेरी रूह भटकती फिर रही है, सोच के नए दरीचे खोलती अपनी नबीयत की बेमिसाल लाजवाब और दिल फरेब डरावनी कहानी। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। शहजाद स्कूल के एक क्लास रूम में बैठा हुआ था। उस वक्त वो अकेला ही था। कुछ देर कबल शहजाद स्कूल आया था। इस स्कूल से इसकी बचपन की यादें वाबस्ता थी। बचपन में इस स्कूल से तालीम हासिल की थी। गांव में दूसरा कोई स्कूल नहीं था और ये स्कूल भी मिडिल तक था। मैट्रिक पास करने के लिए बच्चों को शहर के स्कूल में तालीम हासिल करने जाना पड़ता था। शहजाद ने भी मिडिल पास करने पर अपनी बाकिया तालीम शहर से हासिल की थी। तालीम मुकम्मल करके शहजाद मुल्क से बाहर चला गया था। अब पुराना गांव नहीं रहा था, आबादी में बहुत इजाफा हो गया था। बुलंद व बाला इमारतें बन चुकी थी। गांव शहर में तब्दील हो चुका था। जिस स्कूल से इसकी बचपन की यादें वाबस्ता थी, अब वो खंडर में तब्दील हो चुका था। स्कूल की हालत देखकर इसे बहुत दुख हुआ था। झोपड़ियां बुलंद इमारतें बन चुकी थी। स्कूल की इमारत एक प्राइवेट आदमी की मलकियत थी। शहजाद ने वो इमारत उस शख्स से खरीद ली और इसकी मरम्मत करवाने का काम शुरू करवा दिया था। शहजाद ने बाहर मुल्क में रहकर कमाई दौलत से शहर में कारोबार शुरू कर दिया था। स्कूल में दोबारा तालीम का सिलसिला बहाल करना इसका कमाई करने का मकसद नहीं था। बस शौक था कि स्कूल की इस इमारत से तालीम हासिल की है वो दोबारा तालीमी सरगर्मियों का मरकज बन जाए। क्लास के जिस रूम में बैठा हुआ था, इसमें वो सबसे आखिरी सीट पर बैठा करता था। इसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अगली सीट पर बैठे, मगर मास्टर गुलाम हुसैन इसे आगे बैठने नहीं देता था। उस्ताद गुलाम हुसैन को इससे खुदा वास्ते का बैर था। वो बात बात पर इसकी पिटाई कर देता था। शहजाद की समझ में ये बात नहीं आती थी कि मास्टर गुलाम हुसैन का रवैया दूसरे बच्चों से बहुत अच्छा था, लेकिन शहजाद को देखते ही इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता था। मास्टर गुलाम हुसैन के भाई काशिफ ने गांव में चोरी की थी। उसे चोरी करता देखकर शहजाद के वालिद अब्दुल इस्लाम ने देख लिया था। जिस दुकान से चोरी की थी वो अब्दुल इस्लाम का दोस्त था, इसलिए अब्दुल इस्लाम ने सरदार अहमद को बता दिया कि इसकी दुकान से चोरी करने वाला काशिफ है। कपड़ा और दुकान का सामान भी काशिफ के घर से बरामद हो गया था, इसलिए चोरी के इल्जाम में काशिफ को सजा हो गई थी। यही वजह थी मास्टर गुलाम हुसैन को शहजाद को देखते ही गुस्सा आ जाता था और कोई भी बहाना बनाकर शहजाद की पिटाई करने में देर ना लगाता था। शहजाद को ऐसा महसूस हुआ जैसे क्लास रूम में कोई चल रहा है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। इसने इसे अपना वहम जाना, क्योंकि चलने की आवाज बुलंद हो गई थी। अभी कुछ देरी गुजरी थी कि इसे महसूस हुआ स्कूल के सेहन में कोई चल रहा है। शहजाद ने सोचा शायद ठेकेदार आ गया है। इससे ठेकेदार का ही इंतजार था। वो कुर्सी से उठकर सेहन की तरफ आया। सेहन में कोई नहीं था। कमाल है, अभी किसी के चलने की आवाज आई थी, अब कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। शहजाद ने खुद कलामी की। वो हैरानी व परेशानी से इधर उधर देख रहा था। सेहन में कोई भी नहीं था। अचानक इसकी नजर ऊपर की तरफ चली गई। वहाँ किसी की लाश फंदे में लटकी हुई नजर आई। ये किसी ने खुदकशी कर ली है और वो भी मेरे स्कूल में। इसे और कोई जगह नजर ही नहीं आई। मुझे पुलिस को फौरी तौर पर आगाह करना होगा। ये सोचकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसी वक्त ठेकेदार उस्मान दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। वो भी शहजाद को परेशान देखकर हैरान हो गया। अभी वो कुछ पूछने ही वाला था। शहजाद इससे मुखातब हुआ, ठेकेदार उस्मान, किसी ने हमारे स्कूल में खुदकशी कर ली है। खुदकशी कर ली है? एक लम्हे को उस्मान भी खौफजदा हो गया। देखो, फिजा में लाश लटक रही है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। ठेकेदार उस्मान ने कहा। शहजाद ने जिस जगह लाश लटकी हुई देखी थी वहाँ से अब लाश गायब थी। वो खुद भी लाश गायब हो जाने पर हैरतज़दा रह गया था। मैंने अभी अभी फंदा लगी लाश देखी थी। आपको वहम हुआ है, यहाँ कोई लाश नहीं है, ठेकेदार उस्मान ने कहा। शहजाद की समझ में नहीं आ रहा था कि वो सब क्या था। इसने खुद लाश फिजा में लटकी हुई देखी थी। जिस बांस में फंदा लगी लाश देखी थी वो बांस भी गायब था। शहजाद ने ठेकेदार से काम के मुतालिक मालूमात हासिल की
اور وہ وہاں سے گھر چلا آیا۔ اور رات کو جب سونے کو لیٹا اس وقت بھی اس کے ذہن پر وہ منظر سوار تھا۔ وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے لاش اسکول میں دیکھی تھی، لیکن پھر وہ اچانک غائب ہو گئی۔ شہزاد وہ منظر بھی آج تک نہیں بھول سکا تھا۔ ماسٹر غلام حسین نے اسے کام نہ کرنے پر خوب پیٹا تھا۔ ایک دن اسے بخار آ گیا تھا۔ بخار آ جانے پر وہ ہوم ورک کرنا بھول گیا تھا۔ اس بات کو جواز بنا کر ماسٹر غلام حسین نے اس کی ڈنڈے سے خوب پٹائی کر دی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آج وہ اس کے ہاتھ پیر توڑ کر رکھ دے گا۔ کہ کچھ بچے اور بھی تھے جو ہوم ورک کر کے نہیں لائے تھے، ان کو ماسٹر غلام حسین نے کچھ سزا دے کر بٹھا دیا تھا۔ شہزاد نے زندگی میں اتنی پٹائی نہیں کھائی تھی، اس لیے وہ بری طرح گھبرا گیا تھا۔ اس نے بہتری اسی میں جانی کہ وہاں سے بھاگ جائے، ورنہ آج یقیناً اس کے ہاتھ پیر توڑ دیے جائیں گے۔ شہزاد پٹائی سے بچنے کے لیے کلاس روم سے بھاگ نکلا۔ اسکول کا گیٹ بند تھا، اس لیے وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا چھت پر بھاگا۔ چھت پر وہ جائے گا کہاں اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ بس اس کے ذہن پہ یہ بات سما گئی تھی کہ کسی طرح بھی ہو ماسٹر غلام حسین سے پٹائی سے بچنا ہے، ورنہ یہ آج ہاتھ پیر توڑتا رہے گا۔ ماسٹر غلام حسین بھی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ کسی صورت شہزاد کو معاف کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ شہزاد اسکول کی چھت پر پہنچ گیا تھا کہ پیچھے ماسٹر غلام حسین بھی چھت پر آ گیا۔ استاد سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے کی طرف سرکنے لگا۔ چھت پر کوئی دیوار نہ تھی، اسے چھلانگ لگانا خود کو موت کے حوالے کرنے کے برابر تھا۔ اتنی بلندی سے نیچے گر کر کوئی بچ جائے یہ معجزہ ہی ہو سکتا تھا۔ اسے بے بس دیکھ کر ماسٹر غلام حسین کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ماسٹر کے پیچھے کلاس کے بچے بھی چھت پر آنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ ماسٹر غلام حسین سے شہزاد کو معاف کر دینے کی درخواست کر رہے تھے۔ وہ بچوں کی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ اس کے ذہن پر جنون سوار ہو گیا تھا۔ وہ ڈنڈے سے مار مار کر شہزاد کے ہاتھ پیر توڑ دینا چاہتا تھا۔ بھاگ، اب یہاں سے کہاں بھاگے گا؟ شہزاد کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو استاد کی پٹائی سے بچنا ہے۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ماسٹر غلام حسین جیسے ہی اسے پکڑنے کو لپکا، وہ تیزی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ ماسٹر غلام حسین اسے پکڑنے کے چکر میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور چھت سے نیچے گر گیا۔ اتنی بلندی سے اس کا بچنا ناممکن تھا، اور یہی ہوا۔ ماسٹر غلام حسین بری طرح زخمی ہوا تھا۔ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر وہیں دم توڑ گیا۔ ماسٹر غلام حسین کی موت کا سب کو دکھ تھا، اور یہ بات بھی سب جانتے تھے کہ شہزاد پر ظلم کی اس نے انتہا کر دی تھی۔ اس کے اپنے والد سے ماسٹر غلام حسین کی شکایت نہ کرنے کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اپنے والد سے ماسٹر غلام حسین کی شکایت نہ کرنے کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا۔ بچے اور بڑے اس واقعے کے سبھی گواہ تھے کہ ماسٹر غلام حسین اسے مارنے کو دوڑا تھا، خود ہی اپنا وزن برداشت نہ کر پایا اور چھت سے نیچے گر کر مر گیا۔ آہستہ آہستہ لوگ اور بچے اس واقعے کو بھول گئے، تاکہ شہزاد بھی بھول گیا تھا۔ دوسرے دن مزدور کام کر رہے تھے۔ شہزاد کام کا معائنہ کرنے کی غرض سے چھت پر چلا گیا۔ اس وقت چھت پر کوئی نہ تھا۔ چھت پر شہزاد کو وہ حصہ بھی نظر آیا جہاں کبھی ماسٹر غلام حسین اسے پکڑنے کو جھپٹے تھے اور چھت سے نیچے جا گرے تھے۔ شہزاد کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی نیچے کی طرف سے کسی نے اپنا سر ابھارا ہوا ہو۔ پھر اچانک سر ابھارنے والا تیزی سے چھت کے کنارے آ کر کھڑا ہو گیا۔ شہزاد کی جب اس کے چہرے پر نظر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں ماسٹر غلام حسین تھا۔ اس نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا دیا۔ ماسٹر غلام حسین کو مرے برسوں بیت چکے تھے۔ یہ کوئی اور تھا، مگر اس کی شکل و صورت ماسٹر غلام حسین سے کیوں مل رہی ہے، یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شہزاد، میں تم سے اپنی موت کا انتقام لوں گا۔ تم کون ہو؟ شہزاد نے پوچھا۔ مجھے بھول گئے، میں تمہارے استاد غلام حسین کی روح ہوں۔ میں تم سے اپنا انتقام لینے کو بے قرار ہوں۔ مجھ سے کس بات کا انتقام لینا چاہتے ہو؟ اپنی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اس دن مجھے تم نے دھوکہ دیا تھا، میں تمہارے دھوکے میں آ کر چھت سے نیچے گر پڑا تھا۔ میں نے اپنے بچاؤ کے لیے ایسا کیا تھا، ورنہ اس دن تم میری ہڈی پسلی ایک کر دیتے۔
इसलिए तुम पर तशद्दुद करना मेरा फितरी अमल था। मास्टर गुलाम हुसैन ने कहा, तुम्हारा भाई चोर था, क्या इस बात से इनकार करोगे? हाँ, मेरा भाई चोर था, लेकिन तुम्हारे वालिद को क्या पड़ी थी? मेरे भाई के खिलाफ गवाही दी। इनके गवाही ना देने से मेरा भाई बच जाता, इस तरह वो एक आदी मुजरम बन जाता। मेरे वालिद ने इसके साथ भलाई की थी, लेकिन हमारे साथ ये बहुत बुरा किया था। मैं जब तक तुम्हें कत्ल ना कर दूं, मेरी रूह को किसी पल चैन नहीं आएगा। इतना अरसा गुजर चुका है, तुमने मुझसे इंतकाम लेने की कोशिश नहीं की। कैसे ख्याल आ गया मुझसे इंतकाम लेने का? मेरी तदफीन हो चुकी थी, इसलिए मैं बेबस हो चुका था। चंद माह कबल कब्र खोदने वाले गोरकन ने मेरी कब्र को खोद डाला और मेरी बकिया हड्डियां कब्र से निकालकर एक दूसरी जगह फेंक दी और उस कब्र में किसी और मुर्दे को दफना दिया। इसलिए मेरी रूह आजाद हो चुकी है। आजादी मिलने पर मुझे सबसे पहले जो ख्याल आया वो तुमसे अपना इंतकाम लेने का था। तुम शहर में कारोबार कर रहे हो, मेरी रूह इस इलाके से दूर नहीं जा सकती, महदूद हद में ही रहकर तुमसे अपना इंतकाम ले सकती है। मास्टर गुलाम हुसैन ने इससे जो कहा था वो इसे जरूर पूरा करेगा। ये ख्याल आते ही वो सोच में पड़ गया कि किस तरह इससे छुटकारा हासिल करे। शहजाद ने ठेकेदार उस्मान से इस बात का तस्करा कर दिया। वो भी सोच में पड़ गया। असेब जब किसी के पीछे पड़ जाए वो उस वक्त तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक इसका मुनासिब इलाज न किया जाए। मास्टर गुलाम हुसैन की रूह से छुटकारा पाने के लिए किसी आमल से रुजू करना पड़ेगा। तुम्हारी नजर में कोई आमिल है? शहजाद ने उस्मान से पूछा। मैं एक ऐसे आमिल को जानता हूँ, वो असेब से लोगों का पीछा छुड़ाने में मशहूर है। तुम मुझे उस आमिल के पास ले चलो। शहजाद ने ठेकेदार उस्मान से कहा। दोनों का आमिल के पास जाने का प्रोग्राम बन गया। और रात में जब ठेकेदार उस्मान सोने को लेटा, उसे महसूस हुआ कमरे की छत पर कोई चल रहा है। इसने जो छत की तरफ देखा, शख्स छत पर उल्टा नजर आया। इसने हैरत से उसे देखा कि ये छत पर कैसे उल्टा चल रहा है और नीचे भी नहीं गिर रहा। आम आदमी इस तरह छत पर चल ही नहीं सकता। मैं एक सेब हूँ, इसका तुम्हें मुझे छत पर इस तरह चलता देखकर ही अंदाजा हो जाना चाहिए था। हाँ, मैं देख रहा हूँ, कोई भी इंसान इस तरह छत पर नहीं चल सकता, ऐसा करने की कोशिश भी नहीं कर सकता। मेरे यहाँ आने का मकसद भी तुम समझ गए होंगे। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, फिर मैं कैसे तुम्हारा मकसद जान सकता हूँ? अच्छा, तुम मुझे नहीं जानते। लो सुनो, मैं मास्टर गुलाम हुसैन की रूह हूँ और तुम्हें इस बात से आगाह करना चाहता हूँ कि तुम शहजाद को किसी आमिल के पास लेकर मत जाओ, इसलिए कि मैं शहजाद को जान से मार देना चाहता हूँ। वो जब तक कत्ल ना होगा मेरी रूह को चैन नसीब नहीं होगा। तुम शहजाद को क्यों मारना चाहते हो? शहजाद के वालिद अब्दुल अस्लाम ने मेरे भाई को चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा दिया था। मैं इस बात का इंतकाम लेने को शहजाद को बात बात पर सख्त सजा देने लगा था। एक दिन उसे सजा देने के चक्कर में छत से नीचे गिरकर हलाक हो गया। अब मैं इस पोजीशन में आ गया हूँ कि शहजाद और इसके वालिद अब्दुल अस्लाम से इंतकाम ले सकूं। शहजाद ने अपने वालिदैन को शहर में अपनी फैमिली के साथ रखा हुआ है। मैं इस इलाके में रहकर इन लोगों से इंतकाम लूंगा। जब अब्दुल अस्लाम को पता चलेगा कि यहाँ शहजाद मर गया है, वो शहर से दौड़ा दौड़ा अपने बेटे की लाश लेने आएगा। मैं इस सुनहरी मौके से फायदा उठाकर अब्दुल अस्लाम को भी जान से मारकर अपने इंतकाम की आग को ठंडा कर लूंगा। मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगा। मेरे रास्ते की दीवार मत बनो, वरना पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस शख्स ने धमकी दी। ये वक्त बताएगा। उस्मान ठेकेदार ने कहा, तुम्हें इस बूढ़े आमिल पर बड़ा भरोसा है, मैं भी देखता हूँ वो मेरा क्या बिगाड़ता है। ये कहते हुए वो शख्स गायब हो गया। दूसरे दिन जब ठेकेदार उस्मान ने शहजाद को ये बात बताई तो वो भी परेशान हो गया। ये वाकई बड़ी तशवीशनाक बात थी। ने फिर क्या सोचा, मैं जरूर तुम्हें आमिल के पास लेकर जाऊंगा। अगर तुम्हें असेब ने तंग किया फिर क्या करोगे? असेब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, इतना मुझे भी अंदाजा है। वो सिर्फ मुझे तुम्हें आमिल के पास ले जाने से रोकना चाहता है। वो एक बहादुर इंसान था, इसलिए शहजाद को ठेकेदार उस्मान आमिल बदरुल दीन के पास ले गया।
कुरान अच्छा हुआ तुम शहजाद को मेरे पास ले आए, वरना मास्टर गुलाम हुसैन का असेब अपने मकसद में कामयाब हो जाता। आमिल बदरुल दीन ने मुलाकात होने पर कहा, असेब ने उस्मान को भी धमकी दी है, वो अब तुम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, बेफिक्र रहो, जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम्हें करना है। आमिल बदरुल दीन ने कहा, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। मैं तुम्हें स्कूल में और दोनों के घरों में छिड़कने के लिए पानी दे रहा हूँ, इसे सुबह शाम छिड़कना है। हाँ, कब्रिस्तान में जाकर मास्टर गुलाम हुसैन के ढांचे की हड्डियां तलाश करके कब्रिस्तान में गड्ढा खोदकर दफन कर देना। ये हमें कैसे पता चलेगा कि कब्रिस्तान में पड़ी हड्डियां मास्टर गुलाम हुसैन की हैं? कब्रिस्तान में कब्र बनाने वाले गोरकन को सब पता होता है किस कब्र की हड्डियां इसने कहाँ छुपाई हैं। इसे थोड़ा लालच देना, वो तुम्हें हड्डियां बता देगा कि कहाँ छुपाई हैं। ये काम जितनी जल्दी हो सके कर डालो। आमिल ने इसे ताकीद की। साद और ठेकेदार उस्मान को आमिल बदरुल दीन ने 2 पानी की बोतलें दी, जिनका पानी इनको अपने घर और स्कूल में छिड़कना था। साद और ठेकेदार के लालच देने पर कब्रिस्तान के गोरकन सलमान ने इसको बता दिया कि इसने मास्टर गुलाम हुसैन की बाकी यानी ढांचे के बच जाने वाली हड्डियां कहाँ छुपाई हैं। शहजाद के हुक्म पर इसने एक जाड़ी से हड्डियां निकालकर एक गड्ढे में दफन कर दी। रात जब शहजाद सोने को लेटा, उसे ख्वाब में मास्टर गुलाम हुसैन नजर आया। वो सख्त गुस्से में था। आमिल बदरुल दीन से मिलकर मेरी हड्डियां कब्रिस्तान में दफन कर दी, लेकिन जब भी मुझे मौका मिल गया तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये वक्त बताएगा। सुबह होने पर शहजाद ने आमिल बदरुल दीन से मुलाकात की और इसे ख्वाब का बताया। वो अब कुछ करने की पोजीशन में नहीं है, फिर भी मैं तुमको पानी दम करके दे रहा हूँ। ये पानी उस जगह डाल देना जहाँ मास्टर गुलाम हुसैन की हड्डियां दफन की हैं। पानी का ये फायदा होगा कि कोई उसकी हड्डियां निकाल भी ले तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आमिल बदरुल दीन ने इसे तफसील से बताया। शहजाद ने आमिल बदरुल दीन की बात पर अमल किया और दम किया हुआ पानी इन दफन की हुई हड्डियों की जगह पर डाल दिया। और रात में मास्टर गुलाम हुसैन उसे नजर आया। वो अब भी बहुत सख्त गुस्से में था। तुम और आमिल बदरुल दीन जीत गए और मैं हार गया। मैं अब कभी तुमसे इंतकाम ना ले सकूंगा। साथ ने जब आमिल को अपना ख्वाब सुनाया तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। इसने ठीक कहा है, वो अब इस पोजीशन में ही नहीं है कि तुमसे इंतकाम ले सके। शहजाद आमिल बदरुल दीन की बात पर मुतमिन हो गया। कई माह गुजर के उसे मास्टर गुलाम हुसैन की रूह नजर न आई और ना ही इसने कभी तंग किया। इसके स्कूल की मरम्मत का काम मुकम्मल हो गया था। बच्चे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे। बच्चों को स्कूल से तालीम हासिल करता देखकर शहजाद खुशी से फूले न समाता था। स्कूल को फिर से तालीम का गहवारा बनाने का ख्वाब अब पूरा हो चुका था। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।